नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 11 और पाठ संख्या 11 का शीर्षक है क्रिया, काल और वाच्य। निम्नलिखित को देखो और पढ़ो। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, मछलियां तालाब में हैं, बच्चा साइकिल से गिर गया। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया का होना रंगीन पदों द्वारा बताया गया है, जैसे उड़ रहे, तालाब में है, गिर गया आदि। जैसे उड़ रहे हैं, कार्य का होना पता चल रहा है। तालाब में है, अस्तित्व का पता चल रहा है कि मछलियां कहाँ हैं। गिर गया, घटना घटित होने का पता चल रहा है। हिंदी में इस प्रकार के शब्दों को क्रिया कहा जाता है। जिन शब्दों से किसी कार्य, घटना अथवा अस्तित्व का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं या वो क्रिया कहलाते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। किसी धातु से ही क्रिया के विविध रूपों का निर्माण होता है। धातु से क्रिया की रचना कैसे की जाती है? पढ़ धातु की क्रिया होती है पढ़ना, पी की पीना, सुन सुनना, चल चलना, आ आना, लिख लिखना, खा खाना, जा जाना, बैठ बैठना। अब हम देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया, जिन वाक्यों में कर्ता के साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता तथा क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है और किसी पर नहीं पड़ता, ऐसे वाक्यों की क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इन वाक्यों में सिर्फ कर्ता होता है और क्रिया, कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता और जो भी क्रिया हो रही है उसका सीधा प्रभाव या फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे शेर दहाड़ता है, बच्चा भागता है, बंदर कूदता है। इन वाक्यों में क्रियाओं दहाड़ता है, भागता है और कूदता है का फल क्रमशः शेर, बच्चे और बंदर पर ही पड़ रहा है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। फिर आती है सकर्मक क्रिया। वाक्यों में जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है तथा क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, ऐसी क्रियाओं को सकर्मक क्रियाएं कहा जाता है। जैसे रानी पानी पीती है, भीम ने गदा चलाई, कपिल गाना सुनता है। इन वाक्यों में पीती है क्रिया का फल पानी कर्म पर, चलाई का फल गदा पर और सुनता है का फल गाना पर पड़ रहा है, अतः ये क्रियाएं सकर्मक हैं। सकर्मक क्रिया को करने वाला कर्ता होता है परंतु उसके कार्य का फल कर्म पर पड़ता है। अब देखते हैं सहायक क्रियाएं। वाक्य में प्रयोग करते समय कुछ सहायक क्रियाओं को मुख्य क्रिया के साथ रखा जाता है। जैसे बालक दौड़ रहा था, तो मुख्य क्रिया है दौड़ना और सहायक क्रिया था। सामान्यतः है, हैं, हूँ, था, थी आदि सहायक क्रियाएं हैं, परंतु वाक्य में मुख्य क्रिया के अभाव में यही मुख्य क्रिया का कार्य करती हैं। जैसे वे हंसते हैं, वह खेल रहा है, वे हॉल में हैं, वह प्रसन्न है। चलिए संरचना के आधार पर अब क्रिया के भेद देखते हैं। संरचना की दृष्टि से क्रिया को 5 भेदों में बांटा जाता है। सबसे पहले संयुक्त क्रिया। जिन वाक्यों में एक से धातुओं से बने क्रियापद होते हैं वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। जैसे रवि अपने घर चला गया, लेखक लेख लिखने लगा, तो चला प्लस गया, लिखने प्लस लगा। अब आती है प्रेरणार्थक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्ता द्वारा स्वयं कार्य ना करके किसी और से करवाया जाता है, जब कर्ता खुद काम नहीं करता और किसी और से करवाता है, ऐसी क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे
विकास ने कमल से पानी मंगवाया, माताजी ने सीमा से पत्र पढ़वाया। पूर्वकालिक क्रिया, वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अमर खड़े होकर पढ़ रहा है। अब मुख्य क्रिया क्या है कि अमर पढ़ रहा है, लेकिन उससे पहले एक क्रिया आ गई है खड़े होकर। श्यामा पढ़कर आ गई है, श्यामा आ गई है ये मुख्य क्रिया है, लेकिन वो पढ़कर आ गई है, तो ये हो गई पूर्वकालिक क्रिया। अब आते हैं नाम धातु क्रिया पर। धातु के अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाले क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे संज्ञा शब्दों में शर्म, शर्माना, हाथ, हथियाना, फिल्म, फिल्माना। सर्वनाम शब्दों से अपना, अपनाना। विशेषण शब्दों से दोहरा, दोहराना, चिकना, चिकनाना। फिर आते हैं विधि सूचक क्रिया पर। क्रिया का जो रूप विधि मतलब आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, उपदेश, अनुरोध आदि का बोध कराता है, उसे विधि सूचक क्रिया कहते हैं। जैसे पंकज दरवाज़ा खोलो, ये एक आज्ञा है। कृपया धीरे चलें, प्रार्थना है। हमेशा बाईं ओर चलें, ये एक सलाह है। जानवरों को ना सताएं, ये उपदेश है। चलिए अब पढ़ते हैं बच्चों काल। सुरेखा कल बीमार थी, सुरेखा आज स्वस्थ है। सुरेखा कल विद्यालय जाएगी। उपयुक्त 3 वाक्य क्रिया के होने के अलग अलग समय का बोध करा रहे हैं। प्रथम वाक्य से बीते हुए समय का, द्वितीय से वर्तमान समय का जो अभी चल रहा है, और तृतीय से आने वाले समय का पता चल रहा है। व्याकरण में इसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है वह काल कहलाता है। अब हम देखते हैं काल के भेद। काल को 3 भेदों में बांटा जाता है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब हम देखेंगे भूतकाल। क्रिया का जो रूप उसके बीते हुए समय में होने का बोध कराता है। जब हम बीते हुए समय की बात करते हैं वह भूतकाल की क्रिया कहलाती है। उस रूप को भूतकाल कहा जाता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, पिताजी कार्यालय जा चुके थे। ये क्रियाएं बीते हुए समय का बोध करा रही हैं, इनसे हमें बीते हुए समय का पता चल रहा है ना, अतः ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। भूतकाल के भेद देखेंगे अब हम। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत, भूतकाल की क्रिया का साधारण रूप सामान्य भूत कहलाता है। जैसे मैंने माताजी को पत्र लिखा, मामा जी ने हमें खिलौना दिलाया। फिर आता है आसन्न भूत। क्रिया का जो रूप हमें यह बताता है कि क्रिया अभी समाप्त हुई है, उसे आसन्न भूत कहा जाता है। जैसे मैंने पत्र लिख लिया है, मनोज अभी गया है। अपूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से यह तो पता चले कि क्रिया भूतकाल में हुई थी, परंतु उसकी समाप्ति की विषय में कुछ भी पता ना चले, तो ऐसी क्रिया को अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे मीरा भजन गा रही थी, वर्षा हो रही थी। अब हमें नहीं पता कि वर्षा हो रही है अभी भी या समाप्त हुई कि नहीं, मीरा का भजन समाप्त हुआ या नहीं, तो हमें ये तो पता है कि ये क्रिया भूतकाल में हुई थी, लेकिन उसकी समाप्ति के बारे में हमें कुछ नहीं पता। फिर आता है पूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो गई थी, उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे बस जा चुकी थी, विद्यालय बंद हो गया था। फिर संदिग्ध भूत। क्रिया का जो रूप भूतकाल का बोध कराए परंतु कार्य के विषय में संदेह उत्पन्न करे, उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे वह गया होगा, बस आई होगी। फिर आते हैं हेतु हेतुमत भूत। जहाँ भूतकाल की एक क्रिया का होना या ना होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, वहाँ हेतु हेतुमत भूत होता है। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल ना सूखती, यदि वह पढ़ लेता तो अवश्य प्रथम आता। चलिए, ये तो हुए भूतकाल और भूतकाल के रूप। अब देखते हैं वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले
कि क्रिया अभी हो रही है या की जा रही है तो उसे वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। जैसे शेर दहाड़ता है, बालक पढ़ रहे हैं। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान, क्रिया का जो रूप कार्य का वर्तमान समय में होने का सामान्य रूप से बोध कराए उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे महिमा खेलती है, माताजी भजन गाती हैं। फिर आता है अपूर्ण वर्तमान, क्रिया का जो रूप यह बताए कि कार्य वर्तमान समय में चल रहा है उसे अपूर्ण वर्तमान कहा जाता है। जैसे चिड़िया उड़ रही हैं, पिताजी चाय पी रहे हैं। फिर संदिग्ध वर्तमान, क्रिया का जो रूप कार्य के वर्तमान समय में होने के विषय में संदेह व्यक्त करे उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे चिड़िया उड़ रही होगी, पिताजी चाय पी रहे होंगे। फिर भविष्य काल पे आते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध हो कि कार्य अभी होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे विद्यालय 9 बजे खुलेगा, मैं खेलने जाऊंगा। भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत। सामान्य भविष्यत, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाए उसे सामान्य भविष्यत कहते हैं। जैसे पिताजी किताबें लाएंगे, हम शाम को मेले में जाएंगे। संभाव्य भविष्यत, जब आने वाले समय में क्रिया के होने या ना होने के विषय में संभावना व्यक्त की जाए तब संभाव्य भविष्यत होता है। जैसे इस वर्ष शायद वह उत्तीर्ण हो जाए, संभव है कल वर्षा हो। अब हम देखेंगे वाच्य। पढ़ो और समझो। क वर्ग ख वर्ग। क वर्ग है कुत्ता सो रहा है। ख वर्ग में कुत्ता कुत्ते से या कुत्ते के द्वारा सोया जा रहा है। बच्चा खेलता है, बच्चे से खेला जाता है। करण ने चाय पी, करण के द्वारा चाय पी गई। यहाँ क वर्ग के तीनों वाक्यों में क्रियाओं के वचन और लिंग कर्ता के अनुसार हैं, जबकि ख वर्ग में पहले और दूसरे वाक्य में भाव की और तीसरे में कर्म की प्रधानता है। हिंदी व्याकरण में क्रिया का ऐसा रूपांतरण जिससे ज्ञात हो कि क्रिया का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, वाच्य कहलाता है। मतलब क्रिया का जो विषय है वो कर्ता द्वारा हो रहा है, भाव द्वारा या फिर कर्म द्वारा, इसे जानना ही वाच्य कहलाता है। क्रिया का वह रूप जिससे यह जाना जाए कि क्रिया के व्यवहार का प्रधान विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, वाच्य कहलाता है। वाच्य के भेद देखेंगे। परिभाषा के आधार पर हम वाच्य को 3 रूपों में बांट सकते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले हम देखेंगे कृतवाच्य। इसमें क्रिया का संबंध कर्ता से होता है। क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष का आधार कर्ता का लिंग, वचन और पुरुष होता है। जैसे दादाजी घूमने जाते हैं, तोता मिर्च खाता है। कर्मवाच्य, क्रिया का जो रूप बताए कि वाक्य का उद्देश्य कर्ता ना होकर कर्म है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। केवल को विभक्ति वाली सकर्मक क्रियाएं ही कर्मवाच्य में प्रयुक्त की हो सकती हैं। जैसे हरि से पत्र लिखा जाता है, राधा के द्वारा नाचा जा रहा है। भाववाच्य, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता के स्थान पर भाव की प्रधानता है उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे अब उठा जाए, मोहन से चला भी नहीं जाता। चलिए बच्चों, अब आ गए हैं हम पाठ के समापन की ओर। क्या पढ़ा, क्या सीखा? तो आपने देने हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। क्रिया किसे कहते हैं? धातु क्या होती है? क्रिया के भेद बताओ।
काल की परिभाषा दो और वाच्य किसे कहते हैं। बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप पाठ का पुनः पाठन करेंगे अच्छे से और पाठ के आधार पर स्वयं इनका उत्तर देंगे। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक और सकर्मक क्रियाएं छांटो। शेर दहाड़ता है, अकर्मक क्रिया। मोहन पानी लाया, सकर्मक क्रिया। वह सोता है, अकर्मक क्रिया। हम कहानी लिखते हैं, सकर्मक क्रिया, क्योंकि लिखने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्म पर, कहानी पर। बच्चे रो रहे हैं, अकर्मक क्रिया। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया तथा उसका काल लिखो। बच्चा खेलता है, इसमें क्रिया है खेलता है और काल है वर्तमान काल। वह कश्मीर जाएगा, जाएगा क्रिया है और ये काल है भविष्यत काल। हमने मेला देख लिया था क्रिया और काल है भूतकाल। बच्चों, ये दोनों आप स्वयं करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों का निर्देशानुसार काल परिवर्तन करो। मनीष खेलता है, इसे बदलना है संभाव्य भविष्यत में, तो शायद कल मनीष खेले। गीता सो रही थी, संदिग्ध भूत में बदलना है, तो गीता सो गई होगी। अशोक ने खाना खाया, अपूर्ण भूत, अशोक खाना खा रहा था। बच्चे गाना गाते हैं, इसे भी बदलना है अपूर्ण भूत में, तो बच्चे गाना गा रहे थे। हमने पानी पिया, सामान्य भविष्यत, हम पानी पिएंगे। निम्नलिखित वाक्यों का वाच्य लिखो। मुझसे चला नहीं जाता, भाववाच्य। किसान खेत जोतता है, कर्मवाच्य। माली पौधे लगाएगा, कर्मवाच्य। बच्चा हंसता है, कृतवाच्य। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने अब पाठ का दोबारा अच्छे से अध्ययन करके सभी बचे हुए प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने हैं। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।